क्या हो अगर नारुतो के भीतर सिर्फ क्यूबी नहीं बल्कि 6 पथों के ऋषि होगोर्मो की मोहर भी होती? क्या हो अगर यह मोहर उसे देवता नहीं बल्कि जिम्मेदार इंसान बनाती? ये कहानी है शक्ति की नहीं, फैसलों की, युद्ध की नहीं, संतुलन की, और उस नारुतो की जिसने असीम ताकत पाकर भी इंसान बने रहना चुना। आप सुन रहे हैं यह अनोखी व्हाट इफ कहानी सिर्फ नारुतो हिंदी वर्स पर। व्हाट इफ नारुतो हैज़ होगोर्मोस सील। कहानी उस पल से शुरू होती है जिसे कोई याद नहीं करता, क्योंकि उस रात सबकी नज़रें सिर्फ क्यूबी पर थीं, जब मिनातो अपनी आखिरी सांसों में सीलिंग जुत्सु पूरा करता है। उसी समय और चक्र की सीमा के पार एक और शक्ति जागती है, 6 पथों के ऋषि होगोर्मो ओत्सुत्सुकी की चेतना, जो देख रही होती है कि उसका छोड़ा हुआ संसार फिर से उसी नफरत के चक्र में गिरने वाला है। और उसी पल वह एक ऐसा फैसला करता है जो इतिहास में कभी लिखा नहीं गया। वह क्यूबी को ही नहीं बल्कि अपनी एक अधूरी इच्छा को भी उस बच्चे के भीतर सील कर देता है। यह कोई साधारण सील नहीं होती बल्कि संतुलन की मोहर होती है, एक ऐसी मोहर जो शक्ति नहीं बल्कि निर्णय को जागृत करती है। नारुतो बचपन से ही अलग होता है, लेकिन शोर में नहीं बल्कि खामोशी में। वह अकादमी में शरारत करता है, लेकिन कई बार ऐसे सवाल पूछ देता है जिनका जवाब जॉनिन भी तुरंत नहीं दे पाते। उसे खुद नहीं पता कि जब वह चक्र को महसूस करता है तो उसे सिर्फ अपनी ऊर्जा नहीं बल्कि आसपास की हर चीज का बहाव क्यों दिखता है। रातों में उसे सपने नहीं आते बल्कि दर्शन होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि अनंत धैर्य होता है, जो कुछ नहीं सिखाता, बस पूछता है कि अगर तुम्हारे पास असीम ताकत हो तो तुम सबसे पहले क्या बचाओगे। नारुतो इन सवालों से डरता नहीं, लेकिन उलझन में जरूर पड़ जाता है। क्यूबी उसके भीतर है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि क्यूबी भी शांत रहता है, जैसे वह किसी और बड़ी चीज के सामने बंधा हुआ हो। मिजुकी की घटना वाली रात जब नारुतो पहली बार सच में लड़ता है तो उसकी आंखों में लाल चक्र नहीं बल्कि एक सुनहरी चमक होती है जिसे कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन इरुका को उस पल ऐसा महसूस होता है जैसे ये बच्चा किसी और उम्र का हो। टीम 7 बनने के बाद काकाशी जल्दी समझ जाता है कि नारुतो की ताकत उसकी चक्र मात्रा नहीं बल्कि उसका नियंत्रण है। वह लड़ाई में कभी ज्यादा नहीं करता, लेकिन कभी कम भी नहीं। वेव मिशन में जब हाकू गिरता है तो नारुतो गुस्से में नहीं फूटता बल्कि टूटे हुए पुल की तरफ देखता है और पूछता है कि अगर कोई रास्ता ही न हो तो इंसान किस तरफ जाएगा। चूनिन एग्जाम में नेजी उसके भाग्य वाले शब्दों पर भाषण सुनने की बजाय नारुतो की आंखों में कुछ ऐसा देखता है जो उसे चुप करा देता है, जैसे उसका भाग्य पहले ही तय नहीं बल्कि परखा जा रहा हो। जिराया पहली बार इस सील को महसूस करता है, लेकिन समझ नहीं पाता। उसे बस इतना लगता है कि यह क्यूबी की शक्ति नहीं है, यह उससे कहीं पुरानी और शांत है। ओराचिमारू दूर से देखता है और डरता है, क्योंकि यह बच्चा लालच से नहीं बल्कि समझ से चलता है। और इसी बीच सपनों में वह बूढ़ा व्यक्ति आखिरी बार साफ शब्दों में बोलता है कि यह सील तुम्हें देवता नहीं बनाएगी, ये तुम्हें जिम्मेदार बनाएगी। और यहीं से कहानी उस रास्ते पर चल पड़ती है जहां नारुतो को तय करना होगा कि होगोर्मो की मोहर उसके हाथ में हथियार बनेगी या तराजू, क्योंकि जिस दिन उसने पूरा सच समझ लिया उस दिन ये दुनिया या तो मुक्त होगी या फिर हमेशा के लिए टूट जाएगी। व्हाट इफ नारुतो हैज़ होगोर्मोस सील भाग 2। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे होगोर्मो की मोहर नारुतो के भीतर और गहराई से जड़ें जमाने लगती है, लेकिन ये जड़ें शक्ति की नहीं बल्कि समझ की होती हैं। अकादमी के दिनों में नारुतो जानबूझकर खुद को साधारण दिखाए रखता है, क्योंकि उसे यह एहसास हो चुका होता है कि जो अलग दिखता है वही सबसे पहले टूटता है। लेकिन भीतर ही भीतर उसकी सोच उसकी उम्र से कहीं आगे निकल चुकी होती है। वह जब चक्र कंट्रोल की प्रैक्टिस करता है तो उसे सिर्फ अपने भीतर की ऊर्जा नहीं बल्कि दूसरों के चक्र की दिशा भी महसूस होने लगती है, जैसे होगोर्मो की मोहर उसे देखने नहीं बल्कि तौलने की शक्ति दे रही हो। क्यूबी उसके भीतर अब भी मौजूद होता है, लेकिन उसका गुस्सा वैसा बेकाबू नहीं रहता, क्योंकि हर बार जब वह भड़कने की कोशिश करता है तो सील की गहराई से एक शांत दबाव उसे रोक देता है। मानो कोई कह रहा हो कि क्रोध का वजन कितना होता है ये पहले समझो। मिजुकी की घटना के बाद नारुतो हीरो नहीं बनता बल्कि और ज्यादा चुप हो जाता है। वह समझ जाता है कि लोग ताली तब बजाते हैं जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता। टीम 7 के साथ मिशनों पर जाते हुए वह सबसे पीछे चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा देखता है। काकाशी यह नोटिस करता है कि नारुतो कभी भी फालतू मूव नहीं करता, हर कदम किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। वेव मिशन के बाद जब जाबुजा और हाकू की कहानी खत्म होती है तो नारुतो पहली बार रात में रोता नहीं बल्कि सोचता है कि अगर शक्ति इतनी ज्यादा हो तो क्या इंसान को उसे इस्तेमाल करने का अधिकार भी होना चाहिए। चूनिन एग्जाम के जंगल में उसे कई बार ऐसा लगता है कि समय धीमा हो गया है, जैसे होगोर्मो की मोहर उसे निर्णय से पहले संभावनाएं दिखा रही हो। वह देखता है कि एक गलत चाल कितनी मौतें पैदा कर सकती है और एक सही रुकावट कितनी जानें बचा सकती है। नेजी के साथ लड़ाई में नारुतो कोई भाषण नहीं देता, वह बस हर वार को रोकते हुए ये साबित करता है कि भाग्य पत्थर नहीं बल्कि मिट्टी है, जिसे हर बार छुआ जा सकता है। जिराया अब पूरी तरह यकीन करने लगता है कि यह सिर्फ क्यूबी की बात नहीं है। उसे नारुतो के चक्र में एक ऐसी गहराई दिखती है जो उसने सिर्फ एक बार पहले महसूस की थी, बहुत साल पहले किसी और जीवन में। ओराचिमारू दूर से ये सब देखकर पीछे हट जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि इस बच्चे को लालच नहीं खींच सकता। और इन्हीं सब के बीच नारुतो के सपनों में होगोर्मो फिर प्रकट होता है। इस बार वह कुछ नहीं पूछता बल्कि बस इतना कहता है कि अगला रास्ता खून से नहीं बल्कि चुनाव से बनेगा। और नारुतो पहली बार समझता है कि यह मोहर उसे युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि युद्ध रोकने के लिए दी गई है।
और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति किसी जुत्सु में नहीं बल्कि एक फैसले में छुपी होती है, एक ऐसा फैसला जो आने वाले समय में देवताओं और इंसानों दोनों को कटघरे में खड़ा करने वाला होता है। वॉट इफ नारुतो हैज़ होगोर्मोस सील, भाग 3। चूनिन परीक्षा के बाद दुनिया बाहर से वही रहती है लेकिन नारुतो के भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल चुका होता है। होगोर्मो की मुहर अब सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि जागते समय भी उसे मार्ग दिखाने लगती है। यह मार्ग किसी दिशा की तरह नहीं बल्कि संतुलन की अनुभूति की तरह होता है। वह जब किसी इंसान के सामने खड़ा होता है तो उसे सिर्फ उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके फैसलों का भार महसूस होने लगता है, जैसे हर व्यक्ति अपने भीतर छोटे युद्ध लेकर चल रहा हो। जिराया के साथ ट्रेनिंग के दौरान नारुतो की प्रगति असामान्य नहीं बल्कि असहज होती है, क्योंकि वह तेजी से सीखता नहीं बल्कि बहुत गहराई से समझता है। रसेगन सीखते समय उसकी समस्या शक्ति नहीं बल्कि सीमा बन जाती है। वह बार बार जिराया से पूछता है कि अगर कोई तकनीक सब कुछ खत्म कर सकती है तो क्या उसे पूरा करना सही है, और जिराया पहली बार जवाब देने से बचता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह सवाल किसी छात्र का नहीं बल्कि किसी न्यायाधीश का है। इसी दौरान क्यूबी नारुतो से पहली बार साफ बात करता है, गुस्से में नहीं बल्कि थकान में। वह कहता है कि इंसानों ने उसे राक्षस बनाया और अब वे उसी राक्षस से सुरक्षा चाहते हैं। नारुतो जवाब में लड़ता नहीं बल्कि सुनता है और होगोर्मो की मुहर दोनों के बीच एक पुल बना देती है, जहां न क्यूबी पूरी तरह कैद है और न नारुतो पूरी तरह मालिक। ये रिश्ता बराबरी की पहली नींव बन जाता है। कोनोहा में ओराचिमारू की परछाई फिर से गहराने लगती है, लेकिन इस बार नारुतो उसके सामने खड़ा होकर डरता नहीं बल्कि ठहरता है। उसे ओराचिमारू में लालच नहीं बल्कि खालीपन दिखता है और वह समझ जाता है कि कुछ लोग अमरता इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी जीना सीखा ही नहीं। सुनादे को ढूंढने की यात्रा में नारुतो उसके दर्द को शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से समझ लेता है। वह उसे होकागे बनने के लिए मनाता नहीं बल्कि ये दिखाता है कि जिम्मेदारी बोझ नहीं बल्कि अवसर हो सकती है। और सुनादे पहली बार अपने दादा की छाया इस बच्चे में देखती है। पेन और अकात्सुकी की दूर से निगरानी शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि क्यूबी का जिंचुरी की शक्ति जमा नहीं कर रहा बल्कि दिशा बदल रहा है। नारुतो के सपनों में होगोर्मो अब कम बोलता है और ज्यादा देखता है, जैसे गुरु नहीं बल्कि गवाह बन चुका हो। और एक रात वह नारुतो से बस इतना कहता है कि अगली परीक्षा ताकत की नहीं बल्कि करुणा की होगी, क्योंकि जिस दिन तुम अपने शत्रु को समझ लोगे उस दिन यह मुहर पूरी तरह जाग जाएगी। और यहीं से कहानी उस रास्ते पर मुड़ जाती है जहां युद्ध का अंत किसी अंतिम लड़ाई से नहीं बल्कि किसी एक दिल के बदलने से तय होने वाला होता है। वॉट इफ नारुतो हैज़ होगोर्मोस सील, भाग 4। समय के साथ जैसे जैसे अकात्सुकी की परछाइयां गहरी होने लगती हैं वैसे वैसे होगोर्मो की मुहर नारुतो के भीतर और स्पष्ट दिशा लेने लगती है। अब ये सिर्फ संतुलन का एहसास नहीं रहती बल्कि उसे ये भी दिखाने लगती है कि किस फैसले से कौन सा रास्ता खुलेगा और किस से कौन सा बंद होगा। गारा के अपहरण की खबर जब कोनोहा पहुंचती है तो नारुतो में गुस्सा नहीं उबलता बल्कि एक ठंडी चिंता जन्म लेती है। उसे साफ दिखता है कि यह सिर्फ एक जिंचुरिकी का मामला नहीं बल्कि दो टूटी हुई आत्माओं का टकराव है। रेत के गांव में पहुंचते ही वह गारा के दर्द को महसूस करता है और पहली बार समझता है कि अकेलापन कैसे इंसान को कठोर बना देता है। गारा की मौत का क्षण होगोर्मो की मुहर को हिला देता है क्योंकि यह पहली बार होता है जब संतुलन असफल होता दिखता है। लेकिन तभी नारुतो बिना किसी जुत्सु के आगे बढ़ता है और नागातो की विचारधारा को चुनौती देता है। वह कहता है कि दर्द को बांटने से दुनिया नहीं बदलती बल्कि उसे समझने से बदलती है। ये शब्द कोई भाषण नहीं होते बल्कि होगोर्मो की मुहर से निकली हुई सच्चाई होते हैं। और उसी पल नागातो की शक्ति के भीतर दरार पड़ती है। गारा का पुनर्जीवन किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एक स्वीकार से होता है और नारुतो समझ जाता है कि यह मुहर जीवन और मृत्यु की नहीं बल्कि विकल्पों की है। वापस कोनोहा लौटते हुए जिराया चुप रहता है क्योंकि वह जान चुका होता है कि यह लड़का भविष्य का सैनिक नहीं बल्कि भविष्य का आधार है। ट्रेनिंग के दौरान नारुतो सेज मोड सीखता है लेकिन उसका रूप अलग होता है। उसमें क्रोध नहीं बल्कि स्थिरता होती है। प्रकृति की ऊर्जा उसके भीतर बहती नहीं बल्कि ठहरती है, जैसे वो उसे इस्तेमाल नहीं बल्कि सम्मान दे रहा हो। और यही चीज अकात्सुकी को सबसे ज्यादा डराती है क्योंकि वे शक्ति से लड़ना जानते हैं लेकिन समझ से नहीं। पेन का हमला जब कोनोहा पर होता है तो नारुतो देर से नहीं बल्कि ठीक समय पर आता है। वह गांव को देखते हुए रोता नहीं बल्कि सांस लेता है। हर टूटी दीवार में उसे एक निर्णय की कमी दिखती है और पेन के सामने खड़े होकर वह वार नहीं करता बल्कि सवाल करता है कि अगर शांति दर्द से आए तो क्या वह शांति कहलाएगी। ये सवाल पेन के 6 पथों को नहीं बल्कि नागातो के दिल को छूता है और उसी क्षण होगोर्मो की मुहर पूरी तरह जाग जाती है, बिना रोशनी के, बिना धमाके के, बस एक एहसास के साथ कि अब नारुतो लड़ाई का हिस्सा नहीं बल्कि उसके अंत का कारण बन चुका है। और इसी एहसास के साथ कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां देवता की दी हुई शक्ति अब देवताओं से भी जवाब मांगने लगती है। वॉट इफ नारुतो हैज़ होगोर्मोस सील, भाग 5। पेन की हार के बाद दुनिया बाहर से शांत दिखती है लेकिन भीतर से पहली बार सच में हिल चुकी होती है, क्योंकि नारुतो ने न किसी देवता को मारा था न किसी विचार को कुचला था बल्कि उसने दोनों को सवालों के सामने खड़ा कर दिया था। होगोर्मो की मुहर अब पूरी तरह सक्रिय होती है लेकिन ये शक्ति की तरह नहीं बल्कि चेतना की तरह काम करती है। नारुतो जब चलता है तो उसके आसपास की हवा तक स्थिर लगती है, जैसे प्रकृति खुद उसके फैसलों को सुन रही हो। कोनोहा के लोग उसे नायक कहना चाहते हैं लेकिन वह खुद को किसी नाम में बांधने नहीं देता, क्योंकि उसे साफ दिखता है कि नाम अक्सर अगली लड़ाई का बीज बनते हैं।
क्यूबी अब उसके भीतर कैदी नहीं बल्कि साथी बन चुका होता है। वह मान लेता है कि यह इंसान उसे इस्तेमाल नहीं बल्कि जिम्मेदारी देगा। जिराया की मृत्यु का क्षण नारुतो को तोड़ता नहीं बल्कि और भी गहरा बना देता है। उसे एहसास होता है कि हर शिक्षक एक दिन चला जाता है लेकिन हर सीख को आगे चलना पड़ता है। होगोर्मो की चेतना आखिरी बार साफ रूप में प्रकट होती है और नारुतो से कहती है कि अब मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब तुम खुद रास्ता हो। चौथे महान निंजा युद्ध की आहट शुरू होती है लेकिन नारुतो इसे युद्ध नहीं बल्कि अंतिम परीक्षा मानता है। वह पांचों महान गांवों को एक साथ बैठने पर मजबूर करता है लेकिन धमकी से नहीं बल्कि विकल्प दिखाकर। वह बताता है कि अगर यह युद्ध लड़ा गया तो जीत किसी की नहीं होगी बल्कि भविष्य की हार होगी। मदारा के लौटने पर भी नारुतो उससे शक्ति की भाषा में बात नहीं करता बल्कि इतिहास की भाषा में करता है। वो उसे याद दिलाता है कि हर युग में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो ताकत चाहता है बल्कि वह होता है जो दूसरों के फैसले छीन लेता है। ओबितों के सामने वह दया नहीं बल्कि समझ रखता है और वही समझ उसे तोड़ देती है क्योंकि पहली बार कोई उसके दर्द को हथियार नहीं बल्कि घाव मानता है। युद्ध बिना किसी अंतिम विस्फोट के खत्म होने लगता है। सेनाएं रुकती हैं, जुत्सु थमते हैं और लोग पहली बार सोचते हैं कि वे क्यों लड़ रहे थे। कागुया का उदय भी होगोर्मो की मुहर को विचलित नहीं करता क्योंकि अब यह मुहर किसी देवता की नहीं बल्कि मानवता की परीक्षा बन चुकी होती है। नारुतो समझ जाता है कि देवताओं से लड़ने के लिए देवता बनना जरूरी नहीं बल्कि इंसान बने रहना जरूरी है और उसी पल वो आखिरी फैसला लेता है। वो इस मुहर को खुद पर सीमित नहीं रखता बल्कि इसे एक सिद्धांत की तरह दुनिया में छोड़ देता है कि शक्ति तभी सही है जब वह विकल्प दे। और कहानी उस शांत बिंदु पर पहुंचती है जहां कोई जयकार नहीं होती, कोई ताज नहीं पहनाया जाता, बस दुनिया पहली बार बिना डर के सांस लेती है। और नारुतो उज़ुमकी समझ जाता है कि होगोर्मो की सबसे बड़ी विरासत कोई सील नहीं बल्कि यह समझ थी कि संतुलन तलवार से नहीं बल्कि दिल से बनाया जाता है। वॉट इफ नारुतो हैज़ होगोर्मोस सील, भाग 6। युद्ध रुक चुका होता है लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया में फैली रहती है। लोग समझ नहीं पाते कि बिना किसी आखिरी धमाके के सब कुछ कैसे थम गया और यही होगोर्मो की मुहर का असली असर होता है। नारुतो अब सेनाओं के बीच खड़ा होकर आदेश नहीं देता बल्कि लोगों को आईना दिखाता है। वह हर कागे से यही पूछता है कि अगर आज तुम्हारे सामने दुश्मन नहीं खड़ा होता तो तुम किससे लड़ते, और इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि असली दुश्मन हमेशा डर और लालच रहा है। क्यूबी उसके भीतर अब पूरी तरह शांत है। वह मान चुका होता है कि इस इंसान के हाथ में शक्ति भी सुरक्षित है और आज़ादी भी। नारुतो होकागे बनने की जल्दी नहीं करता क्योंकि वह समझता है कि कुर्सी बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। वह गांवों के बीच एक ऐसा समझौता करवाता है जहां जानकारी छुपाई नहीं जाती बल्कि साझा की जाती है ताकि अगला युद्ध अज्ञान से पैदा न हो। होगोर्मो की चेतना अब पूरी तरह विलीन हो चुकी होती है लेकिन उसकी मुहर एक सिद्धांत बनकर हर फैसले में मौजूद रहती है। नारुतो बच्चों को जुत्सु नहीं बल्कि सवाल पूछना सिखाता है। वह कहता है कि अगर कोई तुम्हें लड़ने के लिए मजबूर करे तो पहले ये पूछो कि इससे किसे फायदा होगा। समय के साथ दुनिया बदलने लगती है, छोटी झड़पें होती है लेकिन बड़े युद्ध नहीं। लोग पहली बार समझते हैं कि शांति कोई स्थिति नहीं बल्कि रोज का चुनाव है। एक दिन नारुतो अकेले उस जगह बैठता है जहां कभी होगोर्मो उसे सपनों में दिखा था। अब कोई आवाज नहीं आती, कोई दर्शन नहीं होता, बस हवा चलती है और उसे एहसास होता है कि अब उसे किसी देवता की जरूरत नहीं क्योंकि उसने देवताओं की सबसे बड़ी सीख अपना ली है। कहानी यही समाप्त नहीं होती बल्कि एक विरासत में बदल जाती है, एक ऐसी विरासत जहां नारुतो उज़ुमकी को देवता नहीं बल्कि उस इंसान के रूप में याद किया जाता है जिसने असीम शक्ति पाकर भी खुद को सीमित रखा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा अंत और सबसे सुंदर शुरुआत बन जाता है। वॉट इफ नारुतो हैज़ होगोर्मोस सील, भाग 7। समय और आगे बढ़ता है और होगोर्मो की मुहर अब किसी शक्ति की तरह नहीं बल्कि आदत की तरह दुनिया में बसने लगती है। लोग इसे किसी नाम से नहीं पुकारते लेकिन इसके असर को महसूस करते हैं। नारुतो अब हर जगह नहीं दिखता। वह न तो किसी सिंहासन पर बैठता है और न ही किसी झंडे के नीचे खड़ा होता है, लेकिन जहां भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है वहां उसकी सोच की छाया मौजूद रहती है। वो अलग अलग गांवों में जाता है, कहीं किसान के साथ बैठकर सूखे की बात करता है, कहीं सीमा पर खड़े सैनिक से पूछता है कि अगर आज युद्ध न हो तो वह क्या करेगा। और इन छोटे सवालों से बड़े फैसले बदलने लगते हैं। कागे लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि डर दिखाने से सम्मान नहीं मिलता बल्कि भरोसा देने से मिलता है। क्यूबी अब पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करता है लेकिन वह नारुतो से अलग नहीं होता क्योंकि उसने पहली बार किसी इंसान के साथ बराबरी का रिश्ता देखा होता है। सासुके अपने लंबे सफर के बाद लौटता है और दोनों बिना किसी पुरानी कड़वाहट के साथ बैठते हैं। सासुके मान लेता है कि ताकत पाने से ज्यादा मुश्किल ताकत को न इस्तेमाल करना होता है। नारुतो मुस्कुराता है क्योंकि यही बात होगोर्मो उसे कभी शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में सिखाना चाहता था। कहीं दूर कागुया की यादें और ओत्सुत्सुकी का नाम धीरे धीरे कहानी बन जाते हैं। डर नहीं रह जाते, यादें इंसानों को बांधने की बजाय सिखाने लगती हैं। बच्चे जब अकादमी में सीखते हैं तो उन्हें ये भी बताया जाता है कि चक्र सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए भी होता है। नारुतो अब उम्र में बड़ा हो चुका होता है लेकिन उसकी आंखों में कोई थकान नहीं होती क्योंकि उसने कभी दुनिया का बोझ अकेले उठाने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन वो उसी जगह खड़ा होता है जहां कभी उसकी जिंदगी शुरू हुई थी और उसे एहसास होता है कि होगोर्मो की मुहर ने उसे चुना नहीं था बल्कि परखा था। और वह उस परीक्षा में इसलिए पास हुआ क्योंकि उसने देवता बनने से इनकार कर दिया था। कहानी यहाँ किसी
धमाके या घोषणा के साथ खत्म नहीं होती बल्कि एक शांत समझ के साथ ठहर जाती है कि जब इंसान शक्ति पाकर भी इंसान बना रहे तो वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। और यही होगोर्मो की मुहर का असली अर्थ था, न अनंत शक्ति, न अमरता, बल्कि यह भरोसा कि सही फैसले से दुनिया हर दिन थोड़ी बेहतर बन सकती है। वॉट इफ नारुतो हैज़ होगोर्मोस सील। अंतिम अध्याय। वक्त अपनी आखिरी परतें बदल चुका होता है और दुनिया अब वैसी नहीं रहती जैसी कभी हुआ करती थी, न इसलिए कि कोई स्वर्ण युग आ गया हो बल्कि इसलिए कि लोग पहली बार यह मानने लगते हैं कि हर समस्या का हल युद्ध नहीं होता। नारुतो अब किसी नक्शे पर नहीं दिखता, कोई नहीं जानता कि वह किस गांव में है या किस रास्ते पर चल रहा है, लेकिन जहां भी कोई बड़ा टकराव होने वाला होता है वहां अचानक लोग रुक जाते हैं, जैसे किसी ने उनके भीतर सवाल जगा दिया हो। बच्चे अब नायक बनने के सपने नहीं देखते बल्कि सही इंसान बनने की बातें करते हैं। कागे अपने फैसलों में जल्दी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि हर जल्दबाजी किसी और के भविष्य की कीमत होती है। क्यूबी अब सिर्फ एक पूंछ वाला राक्षस नहीं बल्कि उस कहानी की याद बन चुका होता है कि ताकत को कैसे जिया जाता है। सासुके एक दिन स्वीकार करता है कि अगर यह मुहर किसी और के हाथ में होती तो दुनिया कब की जल चुकी होती, और यही स्वीकार नारुतो की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। कोई स्मारक नहीं बनता, कोई गीत नहीं लिखा जाता, क्योंकि नारुतो ने कभी चाहा ही नहीं कि उसे देवता माना जाए। वह बस इतना चाहता था कि इंसान खुद को कमजोर मानकर हिंसा का सहारा न ले। आखिरी दृश्य में एक शांत मैदान दिखता है जहां कभी युद्ध हुआ था। अब वहां घास उगी होती है और हवा में सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून होता है। कहीं दूर एक साधारण आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर कोई चिन्ह नहीं लेकिन उसकी चाल में ठहराव है। वह रुकता है, आसमान की तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने समझ लिया था कि होगोर्मो की सील का असली मकसद किसी एक इंसान को महान बनाना नहीं था बल्कि दुनिया को इस हालत तक पहुंचाना था जहां किसी महान इंसान की जरूरत ही न पड़े। और इसी एहसास के साथ ये कहानी समाप्त नहीं होती बल्कि चुपचाप यह वादा छोड़ जाती है कि जब भी कोई इंसान शक्ति पाकर भी दया चुनेगा तब कहीं न कहीं वो मुहर एक पल के लिए फिर से जाग उठेगी। वॉट इफ नारुतो हैज़ होगोर्मोस सील। उपसंहार। कहानी के खत्म होने के बाद भी उसका असर दुनिया में बना रहता है। लोग इसे किसी एक इंसान की जीत नहीं बल्कि एक सोच की शुरुआत मानते हैं। गांवों में जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो बुजुर्ग यही कहते हैं कि पहले परिणाम तौल लो, क्योंकि शक्ति से पहले जिम्मेदारी आती है। नारुतो कहीं दिखाई नहीं देता लेकिन हर सही रुकावट, हर टला हुआ युद्ध और हर बची हुई जिंदगी में उसकी समझ झलकती है। बच्चे अकादमी में सीखते हैं कि चक्र सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भरोसा भी हो सकता है, और यही भरोसा अगली पीढ़ी को अलग बनाता है। लोग अब देवताओं की कहानियां डर से नहीं बल्कि सीख के लिए सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि असली चमत्कार तब होता है जब कोई इंसान असीम शक्ति पाकर भी उसे थामना चुनता है। और इसी खामोश विरासत के साथ ये कहानी पूरी होती है, बिना शोर, बिना ताज, बस इस वादे के साथ कि संतुलन तलवार से नहीं बल्कि समझ से बनाया जाता है। और यहीं ये सफर पूरी तरह ठहर जाता है, किसी शोर के साथ नहीं बल्कि एक गहरी सांस के साथ। अगर इस कहानी ने आपको ये सोचने पर मजबूर किया हो कि असीम शक्ति का असली मतलब क्या होता है, अगर नारुतो का ये रूप आपके दिल में उतर गया हो जहां देवता की मुहर हथियार नहीं बल्कि जिम्मेदारी बनती है, तो इस एहसास को यहीं मत छोड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही गहरी, भावनात्मक और सोच बदल देने वाली वॉट इफ कहानियों के लिए नारुतो हिंदी वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से सोच शुरू होती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, अगर नारुतो का ये रूप जहां उसके पास होगोर्मो की मुहर थी लेकिन अहंकार नहीं, आपके दिल को छू गया हो, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही दमदार, भावनात्मक और अलग नजरिए वाली नारुतो वॉट इफ कहानियों के लिए चैनल नारुतो हिंदी वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।